हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी देख रहे हैं आप लोग। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशंस के लिए और जानने के लिए भी। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, फ्रांस ने अपने डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने के लिए अपने सरकारी कंप्यूटरों को अमेरिकी कंपनी के विंडोज से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में स्थानांतरित करने का फैसला किया है? क्या होगा आंसर इसका? लिनक्स। ठीक है, और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो आप जानते हैं कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अपडेट भी पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। और यही वजह है कि फ्रांस ने अमेरिका के विंडोज़ को अब टाटा बाय बाय करने का मन बना लिया है। तो फ्रांस की जो सरकार है, इमैनुअल मैक्रो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की जो जितनी भी टेक्निकल संरचना है, टेक स्टैक है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव का संकेत दिया है, फैसला ले ही लिया है। और फ्रांस जो है वो अपने सरकारी कंप्यूटरों से विंडोज़ को हटा रहा है और ओपन सोर्स लिनक्स उसको इस्तेमाल करने का पूरी योजना बना रहा है। फाइनल लगभग हो चुका है। और ये जो कदम है वो अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनियों पर निर्भरता को कम करने और अपनी डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने के जो वैश्विक रुझान है ना, उसको दर्शाता है। तो देखिए, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो चेंज कर रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। यानी अब अमेरिका के भरोसे नहीं रहेगा, बल्कि जो फिनलैंड की के एक व्यक्ति जिन्होंने बनाया था, ओपन सोर्स है लिनक्स, अब उसी पर शिफ्ट हो रहा है। और यूरोपीय संघ की एक प्रमुख देश के तौर पर फ्रांस की जो तकनीकी स्वायत्तता की दिशा में जो हासिल करने का जो कदम उठाया जा रहा है, वो जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों बदलाव किया जा रहा है? आखिर क्या वजह है कि ये इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है? उसकी बड़ी वजह है क्या? राजनीतिक स्थिरता, अस्थिरता। देखिए, अमेरिका में जब से ट्रंप बने हैं राष्ट्रपति, उसके बाद से वहां पर अमेरिका फर्स्ट नीतियां चल रही हैं। और उसकी वजह से जो यूरोपीय सहयोगी हैं उनके, अमेरिका के, वो सब डर में हैं कि अमेरिका का जो तकनीक है उसको कहीं ट्रंप जो है ना वो अपना हथियार न बनाने, भू राजनीतिक हथियार न बनाने। जैसे टैरिफ का हो रहा है ना, हर देश पर हम इतना टैरिफ लगा देंगे, हम इतना टैरिफ लगा देंगे, आप हमारे यहाँ सामान नहीं बेच पाओगे, ये सब चीजें कर रहे हैं। तो अब तमाम देशों को ट्रंप के जो फैसले हैं, ट्रंप के जो नीतियां हैं, ट्रंप के जो एक्शन है, उससे लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये जो तमाम तकनीकी कंपनियां हैं, इसका भी वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी और बात है, कानूनी जोखिम भी है। अमेरिका ने एक कानून बनाया हुआ है, क्लाउड एक्ट। ऐसा कानून है कि अमेरिकी सरकार को अमेरिकी कंपनियों के पास जो मौजूद डेटा है उसको उस तक पहुंचने की शक्ति देता है, भले ही वो डेटा विदेश में ही क्यों ना हो। मतलब अगर फ्रांस में या भारत में डेटा सेंटर है, तो अमेरिकी कंपनियों पर कानूनी ये प्रावधान है अमेरिका में कि वो उस डेटा तक, अगर भारत या फ्रांस में कोई डेटा रखा हुआ है, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का है, अमेजन का है, तो वहां तक उसकी पहुंच हो सकती है। ये बड़ा खतरा है। आर्थिक नियंत्रण का भी मामला है कि निजी कंपनियों के द्वारा अचानक से कीमतें बढ़ोतरी कर दी जाती है, प्राइस पावर है उनके पास, अपग्रेड करने का दबाव है। और मतलब हर बार वो अपग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ता है, नया सिस्टम लाना पड़ता है। आज से अगर 3-4 साल पहले का लैपटॉप है आपके पास और आपने अगर लेटेस्ट वर्जन तमाम सॉफ्टवेयर के ले लिए, तो फिर उस पर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सभी चीजें, तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। बड़ा खतरा क्या है, कहीं ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना हो जाए। और इसी वजहों से, इन्हीं वजहों से फ्रांस ने जो है ना डिजिटल स्वावलंबन, उसका मिशन जो है ना वो चलाने का फैसला किया है। और फ्रांस की जो डिजिटल एजेंसी है, डीनोम नाम है उसका, तो उसने माइग्रेशन की शुरुआत वो करने का प्लान कर लिया है। तो उद्देश्य सिर्फ यही है कि अमेरिकी जो तकनीकी दिग्गज हैं, बिग टेक जो कंपनियां हैं, उस पर तो निर्भरता कम हो, डेटा और बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद का हो, यूरोप का हो या फ्रांस का ही अपना हो। और फ्रांस के जो डिजिटल मिनिस्टर हैं, मतलब या फिर कहें डिजिटल टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कहिए, उनका ये कहना है कि डिजिटल संप्रभुता एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता है इस वक्त। तो क्या क्या कुछ चीजें होने जा रही हैं? तो एक तो लिनक्स पर स्विच ओवर करने जा रहा है पूरा फ्रांस का जो सरकारी सिस्टम है वो। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो तमाम
जो अपने लोग हैं उनको भी कहे कि लिनक्स पे आ जाओ आप। ठीक है, इसके अलावा जो सर्वर है वो भी शिफ्ट करने का प्लान बन रहा है। स्वदेशी टूल बनाया जा रहा है वहाँ पर। वैसे बना हुआ है VCO नाम करके वो। ठीक है, ताकि वो खुद ही करे। माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स है, कंपनी है, मतलब कंपनी का टूल है माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स, उसकी जगह पर विजियो वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मतलब कि पूरी तरह से डेटा संप्रभुता वो खुद की रखनी चाह रहे हैं, और उसके लिए 8 रणनीतिक श्रेणियां भी बनाई हुई है, जैसे वर्क स्टेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम जो सो लिनक्स की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स है उसकी जगह फिर जो कम्युनिकेशन के लिए वो दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर एंटीवायरस और जो सुरक्षा के जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, एंटीवायरस वगैरह क्या है, आपके कंप्यूटर पर नज़र भी तो रखते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर, एल्गोरिदम, इन सब चीज़ों को लेकर वो खुद अपना बनाना चाह रहा है। डेटाबेस और स्टोरेज ये खुद अपना बनाना चाह रहा है, ताकि अमेरिका उसके डेटा पर मतलब कंट्रोल ना कर ले कभी भी। वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाने जा रहा है। नेटवर्किंग और जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, जो उपकरण है, वो सब वो खुद अपना बनाना चाह रहा है। और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो डेटा प्लेटफॉर्म है उसको भी ट्रांसफर कर रहा है। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें जो बदलाव करने जा रहा है, और ये कर रहा है फ्रांस। ठीक है, अब ऐसे में आपकी चिंता यहाँ भी हो सकती है भारत को लेकर भी, कि भारत क्या ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन भारत अभी इस मामले में जो है पीछे। लेकिन जैसे लिनक्स है वगैरह है, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि जो जिसका जो कोड वगैरह है वो सब सामने है सबके, आप उसमें बदलाव भी कर सकते हैं और अपना यूज़ भी कर सकते हैं, और उसको सुरक्षित है ही, और ज़्यादा सुरक्षित भी कर सकते हैं अपने जो टेक इंजीनियर्स हैं उसके द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 उसकी मेजबानी करने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है। तो 21 वर्ष होने वाला था, 2028 में ये होने वाला था COP33, और ये न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में। इंडिया विड्रॉ कर लिया इस बीट से। कोप है क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, संयुक्त राष्ट्र जलवायु फ्रेमवर्क यानी UNFCCC, उसके तहत होने वाला बड़ा वार्षिक सम्मेलन होता है। और इसमें दुनिया भर के जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड चीजें हैं, रणनीति है, लक्ष्य है, नीतियां हैं, उस पर चर्चा की जाती है। हर साल अलग अलग देशों को मेजबानी मिलती है। भारत ने खुद मेजबानी लेने के लिए प्रस्ताव किया था, और उसको लगभग मिल भी गया था। भारत का लिए मौका था कि वो जलवायु नेता बन सकता था इस वक्त, और जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है उसको यहाँ आयोजित कर सकता था। ठीक है, यहाँ तैयारी भी हो गई थी, लेकिन अचानक से जो है ना वो वापस ले लिया। अच्छा, इसकी बुनियाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी। वहाँ पर दुबई में 2023 में जो समिट हुई थी, उस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्ताव दिया था कि 2028 में COP33 की मेजबानी भारत करेगा, और उसके बाद से पूरी तैयारी भी भारत में हो रही थी, और लगभग होना था कि यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पिछले साल तो COP33 सेल का भी गठन कर दिया गया था भारत के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, ताकि तैयारी पूरी तरह से हो सके। तो अब अचानक से वापस ले लिया है। अब भारत के पीछे हटने पर दक्षिण कोरिया जो ना एकमात्र देश है जिसने अब COP33 की मेजबानी के लिए रुचि जताई है, तो शायद वहां पर 28 में ये आयोजन हो सकता है। ठीक है, तो एक ये महत्वपूर्ण बात है ये जो आयोजन है वो। अच्छा, आप सवाल हो सकता है कि 2026 में कहाँ पर हो रहा है? तो तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों मिलकर COP31 का आयोजन कर रहे हैं 2026 में। 2027 में कोप का जो आयोजन हो इथियोपिया में होने जा रहा है। ठीक है, भारत में 2028 में होने वाला था, लेकिन अब लगता है कि दक्षिण कोरिया जो है ना वहाँ पर ये आयोजन होगा। अब आखिर क्यों किया गया है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी आ रही है कि अब चूंकि देखिए दुनिया का नेता कौन है? अमेरिका ही तो है। अमेरिका लगातार नीतियां बदल रहा है। अब ट्रंप साहब के लिए जलवायु वगैरह कुछ मायने नहीं रखता है, तो इसी के साथ सरकारों की नीतियां भी बदलती हैं। अब एग्जैक्ट क्या कारण है पता नहीं। भारत के लिए मौका था कि जलवायु परिवर्तन को लेकर एक नीति बनाने और नेता बनने का मौका था, लेकिन सरकार पीछे हट गई।
अब आगे बढ़ते हैं और आपकी डिमांड थी बहुत ज़्यादा, कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे इसके बारे में। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के स्टेज 2 परमाणु कार्यक्रम यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR, तो उसने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, तो ये किस जगह पर स्थापित है? आंसर क्या होगा इसका? कलप्पम यानी तमिलनाडु में ये स्थित है। तो भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तमिलनाडु के कलप्पम वहां पर जो स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। इसका मतलब ये है कि ये जो परमाणु रिएक्टर है वो परमाणु चेन रिएक्शन उस वहां तक वो सुरक्षित रूप से आत्मनिर्भर हो गया और बिजली बनाने या उत्पादन करने की दिशा में अग्रसर है। तो ये कलप्पम में भारतीय जो नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड है, भाविनी कहेंगे हम, तो उसी का ये 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो अब कमर्शियल उत्पादन के लिए तैयार है लगभग। और दुनिया के लिए ये अलग बात है बिल्कुल। इस रिएक्टर का जो डिजाइन है वो किसने किया है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCAR यानी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च उसने किया है। और ये जो है इसकी यानी ये स्टेज 2 वाला जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसकी जो योजना है ना 2003 में ही बनी थी और यहाँ तक पहुँचने में 2 दशक से भी ज़्यादा का वक्त लग गया है। और इसी के साथ लेकिन खुशी की बात है कि भारत अब स्टेज 2 परमाणु कार्यक्रम वहाँ तक पहुँच चुका है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद ही 6 अप्रैल को इस संबंध में एक्स पर पोस्ट डाला और इसके बारे में बताया। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का जो 80% से ज़्यादा जो तकनीक है, उपकरण है, वो भारत का इस्तेमाल हुआ है। अभी तक केवल रूस और चीन के पास ही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। अगर भारत इसे पूरी तरह से तैयार कर लेता है तो ऐसा करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। लेकिन कमर्शियली लेवल पर बिजली बनाने में रूस सबसे आगे है और उसके बाद हो सकता है कि भारत हो जाए तीसरे स्थान पर जो है ना चाइना पहुंच जाए। ओके, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो सवाल था वो क्रिटिकलिटी की स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, परमाणु रिएक्टर के संदर्भ में क्रिटिकलिटी वो अवस्था है जब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन वो होने लगे। ठीक है, वो आत्मनिर्भर हो जाए, मतलब सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए। मतलब ये हुआ कि जो फ्यूजन से यानी विखंडन से निकलने वाले जो न्यूट्रॉन है और अन्य जो नाभिकों के विखंडन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, उसके लिए वो पर्याप्त है। ओके, और इससे ऊर्जा का निरंतर उत्पादन हो सकता है। न्यूट्रॉन वो ब्लास्ट हुआ, फिर वो आगे बढ़ा और ऊर्जा ये बनती चली गई, नए नए न्यूट्रॉन बनते चले गए और ये पूरा चेन रिएक्शन हो गया। तो इससे क्या है, बिजली उत्पादन अब संभव हो सकता है। ये है महत्वपूर्ण बात। अब इसको समझने के लिए कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि स्टेज 2 है, स्टेज 2 को समझने के लिए आपको भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको समझना होगा, जिसको होमी जहांगीर भाभा उन्होंने तैयार किया था। और उद्देश्य यही था कि भारत के पास जो लगभग दुनिया का 25% थोरियम है उसके जरिए परमाणु ऊर्जा में भारत आत्मनिर्भर हो जाए। तो ये स्टेज है अलग अलग और ये उनकी परिकल्पना रही है। आज देखिए, दशकों पहले स्टेज 1 में क्या है, वो क्या है कि प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है, वो पहला वाला जो है। ओके, और इसमें प्राकृतिक जो यूरेनियम है इनरिच किया हुआ उसको डाला जाता है और उससे क्या होता है, उससे बिजली बनती है और इसके अलावा प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है, उत्पादन होता है। एक तो बिजली बन गई, यूरेनियम, प्राकृतिक यूरेनियम हमने डाला और उससे क्या बन गया, उससे एनर्जी बनी और साथ में हमें प्लूटोनियम मिल गया। अब इस प्लूटोनियम का क्या किया जाए? ठीक है, बिजली तो हमने ले ली, जो उससे निकला प्लूटोनियम उसको फिर स्टोर किया जाता है और वही स्टेज 2 है यहाँ पर। जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये सोडियम के जरिए, मतलब इसमें सोडियम का भी इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या है ना, उस प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके यूरेनियम और प्लूटोनियम को मिलाकर और ये अधिक ऊर्जा और अधिक प्लूटोनियम का निर्माण किया जाता है और इससे और अधिक बिजली बनाई जाती है। तो हम अब स्टेज 2 में पहुंच चुके हैं और क्रिटिकलिटी हासिल कर ली गई है भारत के द्वारा।
और इससे बिजली बनाने का काम अब इससे शुरू हो रहा है। तीसरा स्टेज है जो कि होमी जहांगीर भाभा उन्होंने ये परिकल्पना की हुई थी कि इससे जो भी प्लूटोनियम निकलेगा उसको क्या करेंगे हम, हमारे पास भारत में थोरियम बहुत ज़्यादा है, दुनिया का 25% थोरियम है, और उस थोरियम का इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी उस लेवल पर नहीं है। और यही है स्टेज 3 जो टेक्नोलॉजी है, जो थोरियम आधारित ईंधन होगा। अब होगा क्या, जब हम इसमें बिजली उत्पादन करने लगेंगे और इस रिएक्टर को स्टेज 2 को हमने चला लिया, मतलब भारत में अब तक जितने भी ज़्यादातर जो परमाणु ऊर्जा प्लांट हैं वो सब स्टेज 1 के हैं। अब स्टेज कलप्पा में स्टेज 2 ये स्थापित कर दिया गया है, और इससे बिजली निर्माण होगा और इससे जो निकलेगा अधिक से अधिक प्लूटोनियम। ठीक है, इस प्लूटोनियम और यूरेनियम से स्टेज 2 आए और इससे और ज़्यादा प्लूटोनियम निकला। उसका इस्तेमाल करके हमने क्या किया, उसको क्या किया, थोरियम जो हमारे पास बहुत ज़्यादा है उस थोरियम को मिक्स करेंगे और उससे चेन रिएक्शन करवाएंगे। और इस दौरान क्या होगा, इस दौरान यूरेनियम का भी निर्माण होने लगेगा। ठीक है, जब थोरियम और प्लूटोनियम को हम वहाँ पर चेन रिएक्शन कराते हैं ना, उसकी वजह से यूरेनियम 233 में बदल जाता है, और यही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए आप एक चीज समझ लीजिए कि क्या हमें स्टेज 3 में, यानी जो थोरियम है भारत के पास, ओके, जो थोरियम है उसको हम बिना प्लूटोनियम के इस्तेमाल नहीं कर सकते, और प्लूटोनियम प्राकृतिक रूप से मिलता नहीं है, बल्कि परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम से कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ठीक है, और वो बनता है यहाँ से प्लूटोनियम, और प्लूटोनियम और ज़्यादा बनेगा और उससे हम थोरियम से रिएक्शन करेंगे, उससे यूरेनियम बन जाएगा और फिर ये हम इस्तेमाल कर सकेंगे। मतलब ये है कि भारत का जो प्राकृतिक यूरेनियम सीमित है, और हमें, आपको पता है कि हमने अभी पिछले महीने ही कनाडा से हम लोग ने एग्रीमेंट किया है भारत ने 10 साल तक यूरेनियम खरीदने का। भारत का जो यूरेनियम है सीमित है, हम करीब 50% ही उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मतलब अपनी ज़रूरतों का बहुत ज़्यादा इनरीच करना पड़ता है, क्योंकि भारत का जो यूरेनियम है उसकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है, तो हमें जैसे कनाडा में से परचेज करना पड़ता है। तो अब सीमित है, इसीलिए हम स्टेज 1 फिर स्टेज 2 इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें प्लूटोनियम का पर्याप्त भंडार मिल जाए। और एक बार जब हमारे पास पर्याप्त प्लूटोनियम हो जाता है तो हम क्या हो जाता है, हम स्टेज 3 में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और ये जो स्टेज 2 है इस वक्त फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसकी खासियत क्या है, मतलब हम जितना ज़्यादा ईंधन खर्च करेंगे उससे ज़्यादा वो ईंधन पैदा करता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यही खास बात है, खास तरह का परमाणु रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम प्लूटोनियम उसका मिश्रण, उसको ईंधन को इस्तेमाल किया जाता है। और यही खासियत है कि जितना ज़्यादा हम उसमें प्लूटोनियम खर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें प्लूटोनियम और मिल जाएगा। तो स्टेज 1 से जो प्राप्त स्पेंट फ्यूल है उसका उपयोग करके हम यूरेनियम की दक्षता को और बढ़ा लेते हैं। ये खास बात ये है। ओके, तो मतलब मान लीजिए ये 1% यूरेनियम है, तो यहाँ पर हम जब लाएंगे तो वो उसकी जो दक्षता है ना, इनरिचमेंट हो 10% बढ़ जाएगी 1% से 10%, और फिर हम यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो भविष्य में जो थोरियम आधारित जो ऊर्जा उत्पादन जो हमारे लोगों का प्लान है उसके लिए, भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम अगर यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि भारत जो है ना वो बिजली के ऊर्जा में उत्पादन में जबरदस्त रूप से क्रांतिकारी कदम उठा लेगा। ठीक है, अगर स्टेज 3 सफल हो जाता है तो क्या होगा, देखिए भारत के पास दुनिया का लगभग 25% थोरियम भंडार है, और थोरियम कहाँ पर है, हमारे कई सारे राज्यों में जो समुद्र किनारा है वहाँ जो रेत है उसमें थोरियम है के भंडार है। तो इसलिए स्टेज 2 के बाद फिर हम स्टेज 3 जाएंगे, और उससे क्या होगा, फिर हमें दूसरे देशों से यूरेनियम आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अगले 400-500 साल तक ऊर्जा के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। ये है एक महत्वपूर्ण बात। ठीक है, तो अभी जो स्टेज 2 है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये सब समझाने के लिए मैंने बताया।
आप हम सोचेंगे कि इतना डिटेल क्यों, क्योंकि अंदर से भी सवाल पूछ ले जाते हैं। ये जो रिएक्शन, ये जो बताया मैंने कैसे कैसे क्या होता है, यहाँ से सवाल भी आ जाते हैं। जैसे कि जो प्रश्न खूब सारे टकराए सीडीएस यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन में, मैंने आपको बताया था पूरा वीडियो के साथ ही, तो क्या था, अंदर से सवाल कई सारे पूछे गए, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, ये खास बात ये भी है इसमें, कुछ चीज़ें और बता दूं आपको कि ये जो है ना, इसकी चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा है। जो हमारे पास जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो, अब उसमें चुनौती क्या है, सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, इसको ठंडा करने के लिए। साधारण जल या कहें जो हेवी वाटर है उसका इस्तेमाल ना करके हेवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है स्टेज 1 में। तो स्टेज 2 में सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है ठंडा रख करने के लिए। इससे फायदा है, सोडियम जो है ना तेजी से गर्मी सोखता है, लेकिन न्यूट्रॉन को धीमा नहीं करता है, जो फास्ट रिएक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि न्यूट्रॉन जो है ना उसका चेन रिएक्शन जो है ना वो जारी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लेकिन जोखिम भी है कि सोडियम जो है ना वो हवा के संपर्क में आने पर जलता है और पानी के साथ बिल्कुल मतलब हिंसक प्रतिक्रिया करता है बहुत ज़्यादा। और जापान और फ्रांस में इसके रिसाव के कारण परियोजनाएं जो है ना बंद करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर खतरे भी बहुत हैं, लेकिन उन खतरों को देखते हुए और उससे बचते हुए भारत कदम आगे बढ़ा रहा है। इस मामले में भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हमने 2070 तक जो है ना ज़ीरो एमिशन का लक्ष्य रखा हुआ है, नेट ज़ीरो, मतलब कि हम 2070 तक उतना ही प्रदूषण फैलाएंगे जितना हमारे जो वातावरण है उसमें सोखने की क्षमता हो। ठीक है, और लगातार बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है। हम अब आप सोचिए, आज से 10-20 साल पहले आप कितना बिजली इस्तेमाल करते थे और आज कितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर चीज़ आप ये क्लास देख रहे हैं यहाँ भी बिजली की वजह से ही संभव हो पा रहा है, बिजली की वजह से ही इंटरनेट वगैरह चल रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ है और अब बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है। तो ऐसे में जो भारत का जो थोरियम भंडार है तो उसको यूज़ करेंगे, तो पहले हम स्टेज 2 पहुंचेंगे, फिर हम स्टेज 3 पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये भी है, लेकिन खतरे भी बहुत ज़्यादा हैं, जोखिम भी हैं। जब भी हम परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं तो ये सिर्फ तकनीकी प्रगति की बात नहीं होती, बल्कि इससे क्या अस्तित्व हमारा वो भी रिस्क से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यूरोप के कई देश, विशेषकर अगर देखेंगे आप जर्मनी और इटली, ये तो 2 देश जो है ना वो परमाणु ऊर्जा से उन्होंने बिल्कुल किनारा कर लिया है और इस पर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि फ्रांस जो है ना वो ऐसा देश है जो अपनी जो बिजली की ज़रूरत है उसका 70% परमाणु से चलाता है। ठीक है, उसका तर्क यही है कि नेट ज़ीरो एमिशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और यही एक बेहतर उपाय है। ओके, तो यूरोप में तो उतनी धूप भी थोड़ी कम है, भारत में जैसे देशों में जहाँ धूप ज़्यादा है, तो हम सोलर की ओर भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, रिएक्टर्स हैं, दुर्घटनाओं का भी खतरा है। इतिहास की 3 बड़ी घटनाएं हैं जो परमाणु ऊर्जा के प्रति जो दुनिया का नज़रिया है ना उसने बदल दिया। जैसे चिरनोबिल था 1986 में, जो अभी यूक्रेन में है, तो वहाँ पर मानवीय भूल हुई, डिज़ाइन में कमी थी और इसके कारण एक विस्फोट हुआ था और यूरोप में रेडिएशन के बादल छा गए थे। फिर 2011 में आपने देखा फुकुशिमा दाइची सुनामी आई थी उस समय, और उसकी वजह से रिएक्टर का जो कूलिंग है वो फेल हुआ और मेल्ट डाउन हो गया था उसका, बहुत सारा गर्मी की वजह से वहाँ। और इसके बाद जर्मनी ने इसी के बाद जापान वाली घटना के बाद अपने सभी परमाणु रिएक्टर को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का फैसला लिया था। और इन सब से पहले अगर बहुत भी पहले देखेंगे, अमेरिका में एक दुर्घटना हुई थी 3 माइल आइलैंड, 1979 की बात है। इस दुर्घटना ने परमाणु सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल उठाए थे और सौभाग्य की बात थी कि चिरनोबिल की तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा विस्फोट नहीं हुआ था और कोई मारा नहीं गया था, लेकिन रेडियो एक्टिव जो गैस है ना वो फैल गई थी, ऐसे खबरें थी। और ये जब खबरें आई तो लाखों लोगों में भगदड़ से मच गई थी, लोगों को इलाका छोड़कर जाने की सलाह दी गई थी। अमेरिका की बात है ये। ठीक है, और एक और बात है ना कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं इससे जो जो कचरा निकलता है और वो मतलब सिरदर्द है एक तरह से। 1 लाख साल
का वक्त लग जाता है उस रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है, जो कचरा है, उसको खत्म होने में। ठीक है, समाधान का अभाव है। दुनिया में अभी तक केवल एक ही डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटर यानी जमीन के नीचे गहरा सुरक्षित भंडार बनाया जा रहा है, लेकिन वो भी अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है। में है एक प्रोजेक्ट है, वो उस पर काम चल रहा है। तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपने जाना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है स्टेज 2 का, वो कहाँ पर है? तो कलप्पम में स्थित है। ठीक है, कलप्पम में है। दूसरा प्रश्न यहाँ इस तरह से बन सकता है कि जो क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है उसका सही अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया यानी जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है ना, वो सुरक्षित रूप से वो सेल्फ सस्टेनिंग स्थिति में आ गया है। मतलब खुद ही वो चेन रिएक्शन वहां पर अब शुरू हो चुके हैं। अगला प्रश्न इस तरह से हो सकता है कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR, उसका डिजाइन किसने तैयार किया है? आंसर क्या होगा इसका? मैंने बताया था आपको। इसका आंसर हासिल कर ली है। इस शब्द का अर्थ क्या है? चलिए वो क्वेश्चन, हाँ, उस इस देखिए, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ना, उसका डिजाइन किसने तैयार किया है? तो वो है कौन? IGCAR। ओके, क्लियर होगी बात। एक और प्रश्न यहाँ पर इस तरह से भी हो सकता है कि PFBR में जो शीतलक है यानी कूलेंट है और उसके रूप में तरल सोडियम का इस्तेमाल होता है। तो प्राथमिक लाभ क्या है? इसका लाभ यह है कि जो हाई टेम्परेचर पर भी बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्मी को सोखता है और उच्च दबाव की आवश्यकता नहीं होती है, और न्यूट्रॉन जो है ना, वो जो है ना, वो उस पर नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का उसके पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ है। 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक ये चल रहा है। इसमें नेवी के टॉप लीडर्स जो है ना, वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टॉप कमांडर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जो कई सारी बातें निकली हैं, उन सब की समीक्षा है, और भी कई चीज़ों जो दुनिया में अभी स्थिति है उस पर चर्चा यहाँ पर होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि इसका PDF जरूर देखना आप। शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ फ्री PDF में मिल जाएगा आपको, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है। और अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो ये शार्प लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। और इस पे मेंबरशिप बैच है, एक बेसिक है जो SSC टीचर रेलवे इन सब के लेवल का है, दूसरा ISPCS लेवल का है, और इसमें पिछले 2 सालों के करंट फोर्स मिलते हैं। अगले 1 साल तक अपडेट मिलता रहता है। टेस्ट दे सकते हैं, आप PDF ले सकते हैं। PDF भी कई तरह के होते हैं, वन लाइनर, MCQ नोट्स होता है, और इसमें वीडियो के लिंक भी होते हैं PDF में, ताकि जैसे अभी जो आपने जाना ना विजुअल के जरिए, अगर इस चीज़ से समझना चाहते हैं तो PDF में क्लिक करेंगे और वो वीडियो ओपन हो जाएगा वहीं से। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। और अभी ऑफर भी चल रहा है, शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे क्वेश्चंस खूब टकराते हैं। मैंने सबूतों के साथ बताया था, अभी CDS वाला बताया था, अब मैं बताऊंगा वो UPSC का NDA NA जो एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें भी एकदम तेजी से खूब सारे करंट अफेयर्स टकराए हैं, और उसके जो पुराने वीडियोस हैं ना, वो सब निकाले जा रहे हैं, और वो सब मैं सबूतों के साथ दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से प्रश्न जो है ना लाइन बाय लाइन टकराए हैं। आगे बढ़ते NDA में। ठीक है, और अब तो रेलवे का भी एग्जामिनेशन सामने आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, PDF जरूर पढ़िए, आप लोग तैयारी कीजिए, और मैं कोशिश में हूँ कि पिछले 1 साल का पूरा एक ही वीडियो में आपको करंट अफेयर्स मिल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को अमेरिका में प्रतिष्ठित रिसर्च पद गवर्नर चेयर उसके लिए चुना गया? आंसर होगा दीप जरीवाला। ये 2027 से पद संभालेंगे। अभी वो अमेरिका के जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो ये जो पद होता है ना गवर्नर्स चेयर, ये अमेरिका के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पदों में से एक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुसान कॉयल
21 देश की सेना की पहली महिला प्रमुख बनी है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के 125 साल के इतिहास में पहली बार है जब एक महिला को सेना प्रमुख बनाने का फैसला लिया गया है। और जुलाई 2026 से वो जो है ना वो सेना प्रमुख बनने जा रही हैं। 55 ईयर की हैं। 1987 में उन्होंने वो सेना में शामिल हुई थी और आज देखिए कि वो अब सेना प्रमुख के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में मतलब वहाँ पर बन रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में डिफेंस फोर्स जो है ना उसमें महिलाओं की संख्या करीब करीब 21% है और 2030 तक सरकार ने यह तय किया हुआ है कि उसको बढ़ाकर 21% से बढ़ाकर 25% किया जाए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, राजधानी है कैनबरा और प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज। मुद्रा वहां पर होती है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, इस नरसंहार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोग जमा हुए थे और जनरल डायर ने इसी दिन कर्फ्यू लगाया हुआ था और सैनिकों के साथ पहुंचकर उसने गोलियां चलवा दी। करीब 25,000 लोग मौजूद थे। एक ही रास्ता था निकलने का और जिस रास्ते पर निकलने का था वहीं से गोलियां चल रही थी। ब्रिटिश अनुमानों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 291 थी, लेकिन इसके विपरीत 500 से भी अधिक लोगों की मौत हुई थी। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। गोलीबारी तभी रोकी जनरल डायर ने जब उनके गोले और बारूद वो खत्म हो गए थे। बड़ा ही दुखद ये था। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में इनमें से किन खेलों को शामिल किया जा रहा है? तो है हॉकी और क्रिकेट। ठीक है, 2030 में भारत जो है ना वो मेजबान देश है और अहमदाबाद में ये आयोजन होना है। तो उसकी एक टीम आई थी और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया उन्होंने ये ऐलान किया है कि इसमें 2 देशी खेलों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये हॉकी और क्रिकेट तो रहेगा ही वहां पर। ठीक है, ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। ओके, 2 पारंपरिक खेल भी शामिल हो सकते हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है। वो कौन कौन से होगा? तो कबड्डी, योगासन, खो खो, मलखंब, इन इनमें से 2 को शामिल किया जाएगा। तो आगे आने वाले वक्त में ये तय होगा। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2030 में होने वाला है भारत में अहमदाबाद में, टोटल खेलों की संख्या 17 होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? और यह है 9 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, 9 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, इसकी भी कहानी है। 9 अप्रैल 1965 की बात है, 1965 की, जब सीआरपीएफ की टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ में सरदार पोस्ट में पाकिस्तानी सेना को हराया था। सीआरपीएफ की 34 मतलब सीआरपीएफ ने 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था और 4 को जिंदा पकड़ लिया था। इस युद्ध में 6 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। ठीक है, तो सीआरपीएफ जो है वो एक आर्म पुलिस फोर्स है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। अगला क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को सोवियत नागरिक यूरी गागरिन उन्होंने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले वो पहले व्यक्ति बने थे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। ये जो दिवस वगैरह मैं देता हूं ना, या तो राष्ट्रीय महत्व का हो, ठीक है, या फिर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो घोषित है, सिर्फ वही दिवस की चर्चा मैं करता हूं। ठीक है, और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी के लिए शार्प लर्निंग ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर वगैरह भी चल रहा है। ओके, बाय।